नमस्कार साथियों। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं उसमें यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपने दूसरे वीडियो में हमने आपसे धारणीय विकास के बारे में चर्चा की थी। आपको बताया गया था कि धारणीय विकास क्या है। एक बार फिर से आपको बता दें कि धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। हमें अपना विकास तो करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल ही न बचा पाएँ। हम प्रकृति को तहस-नहस करके विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमने प्रकृति को तहस-नहस कर दिया तो फिर पूरी मानव जाति शायद ही बच पाए। तो आज के इस वीडियो में हम धारणीय विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। धारणीय विकास लक्ष्य क्या होते हैं? तो धारणीय विकास लक्ष्य जो हैं इनको सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दोबारा से 2012 में जो सम्मेलन हुआ उसको रियो+20 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसी सम्मेलन में धारणीय विकास लक्ष्यों को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और ये जो हैं 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये 17 धारणीय विकास लक्ष्य हमें 2030 तक पूरे करने हैं। दुनिया के सभी देशों को इनको 2030 तक पूरा करना है। तो धारणीय विकास लक्ष्य में हमारा सबसे पहले लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन में हमें क्या करना है? गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना है। गरीबी जितने भी तरह की पूरे विश्व में है उसको दुनिया के सभी देशों से पूरी तरह से समाप्त कर देना है। ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है भूख की समाप्ति। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए यही सब हमें इस दूसरे लक्ष्य में करना है। तीसरा है हमारा सेहत और स्वस्थ जीवन। सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना हमारा तीसरा लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना, ये हमारा चौथा लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य है हमारा लैंगिक समानता। पांचवा लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता। इसमें लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना भी इसका लक्ष्य होगा। जैसे महिला पुरुष में भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करना है और महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का अवसर देना है। बराबरी के सभी अवसर देने हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमें पांचवा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। छठा हमारा लक्ष्य है स्वच्छ जल व सफाई। सभी के लिए स्वच्छ जल व सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका छठा लक्ष्य है। सातवां लक्ष्य है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, इसका सातवां लक्ष्य है। आठवां लक्ष्य है आर्थिक विकास और रोजगार। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना, आठवां लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नौवां लक्ष्य है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। 10वां लक्ष्य निर्धारित क्या किया गया था? असमानता को कम करना। देशों के बीच और देशों के बीच तो हमें असमानता को कम करना ही है, लेकिन देशों के भीतर भी असमानता होती है, उसको भी कम करना हमारा ये इसका लक्ष्य है। 11वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है टिकाऊ, सुरक्षित व लचीले शहरों का निर्माण करना। 11वां लक्ष्य क्या है? सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ
शहरों का निर्माण करना इसका 11वां लक्ष्य है। 12वां लक्ष्य क्या है? खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 12वां जो लक्ष्य है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा हमें खाद्यान्न की आवश्यकता हो रही है। खाद्यान्न, बिजली, पानी, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस जिस तरह से तेज़ रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से इन सभी संसाधनों की खपत भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए स्थायी खपत और उत्पादन का जो पैटर्न है उसको सुनिश्चित करना इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट जो है 12वां लक्ष्य, वो है 12वां लक्ष्य हो गया। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना इसका 13वां लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्योंकि क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के कई देशों पर तो समुद्र में डूबने तक का खतरा मंडरा रहा है, और जलवायु परिवर्तन से कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी मानव जाति का ही अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले जितने भी आज के समय में हम हानिकारक प्रभाव देख रहे हैं, अगर हम अभी भी सजग नहीं हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मानवता ही समाप्त हो जाए, पूरी मानव जाति ही समाप्त ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए अभी भी समय है और हमें अब भी संभलना होगा। और ये जो 17 धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनको कुछ हद तक जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, वैसे तो 2030 तक समय सीमा रखी गई है कि 2030 तक ये सभी लक्ष्य हर देश को, दुनिया के हर देश को प्राप्त करने होंगे, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा उतना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, नहीं तो हमारी मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा। 14वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। 15वां जो लक्ष्य है वो है मरुस्थलीकरण को रोकना, क्योंकि मरुस्थलीकरण भी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो फसल उत्पादन के लिए भूमि जितनी आवश्यक होती है वो समय समय पर घटती चली जा रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए मरुस्थलीकरण को रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही हमें जो हम जंगल जिस जिस रफ्तार से जंगलों का विनाश किया जा रहा है, जिस रफ्तार से जंगलों को काटा जा रहा है, इससे भी मानवता के, पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए वनों का भी संवहनीय प्रबंधन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं और वनों को विनाश, जो वनों का जिस रफ्तार से विनाश हो रहा है वनों का, वो उस तेज गति से ना किया जाए। जो हमारा नेक्स्ट लक्ष्य है वह है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। और इसका जो 17 विकास लक्ष्य थे, लास्ट जो लक्ष्य है वो है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। किसी एक देश के बस में नहीं है कि वो जलवायु परिवर्तन से अकेले ही निपट ले। दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा और जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन सब से लड़ने के लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो 17 सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये यूएनओ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इनको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज कहते हैं। फिर अब आगे हम चर्चा करते हैं। जो ये लक्ष्य हैं इनको हमें पता है कि 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब जब कोई देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है तो उसने कितनी प्रगति कर ली है और कितना अभी किया जाना बाकी है, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये हर साल रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा
सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं धारणीय कृषि क्या है। धारणीय कृषि क्या है? जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह से खाद्यान्न की भी आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या को कैसे खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाए, इसके लिए हमें अपना जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। और उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए खेतों में तरह तरह के उर्वरक, रासायनिक खाद और जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। लेकिन जब हम ये ज़्यादा मात्रा में जहरीले रसायन खेतों में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भूमि की जो उर्वरता है वो भी कहीं ना कहीं घटती चली जाएगी। और इन ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं मनुष्य और अन्य जीवधारियों के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। तो धारणीय कृषि क्या है? धारणीय विकास के कई आयामों में जो धारणीय विकास के आयाम तय किए गए हैं, उसमें धारणीय कृषि भी एक आयाम है, ये भी उसका एक पहलू है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, इसको ही हम धारणीय कृषि कहते हैं। और आज के समय में धारणीय कृषि की ओर दुनिया के बहुत से देश अग्रसर हैं। वो धारणीय कृषि को अपनाने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें अपने भारत की, तो वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और ये बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े। परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन बढ़ा और मृदा की जो गुणवत्ता और उसकी जो उर्वरता है उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई, बहुत व्यापक स्तर पर उसको क्षति हुई मृदा की गुणवत्ता को। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़े और अन्य जीवधारी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इससे निपटने के लिए आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत या धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य या फिर अन्य जीवधारियों के ऊपर, उनका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत हानिकारक प्रभाव इन रसायनों की वजह से पड़ेंगे, तो फिर मनुष्य जी कर ही क्या करेगा। इसलिए मनुष्य लंबे समय तक स्वस्थ रहे और अपनी उम्र वो अच्छे से गुजार पाए, इसके लिए धारणीय कृषि का कंसेप्ट आया। और धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया के विश्व के बहुत से देश, दुनिया के बहुत से देश आज इस धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जैविक खाद में वो उस तरह के रसायन नहीं हैं जो मनुष्य को या अन्य जीवधारियों को प्रभावित करेंगे बुरी तरह से। और इसीलिए जैविक खाद या फिर जैविक खेती का कंसेप्ट आया। क्योंकि रसायनों के ज़्यादातर प्रयोग से ना तो भूमि की उर्वरता ही ज़्यादा लंबे समय तक टिक रही है और ना ही मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक ठीक रह पा रहा है। और मनुष्य जो आज के समय में हम अगर देखें, इन बढ़ते रासायनिक खादों के प्रयोग से और जहरीले रसायनों से और तरह तरह की जहरीली दवाओं के इस्तेमाल से जिनको हमने खेती में प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने बीमारियों को भी जन्म दिया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इन्हीं रसायनों की देन है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भारत में धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है, और ये जो मिशन है ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का ही एक भाग है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में समझ आया होगा और आपने समझा है कि धारणीय कृषि क्या है और धारणीय कृषि को अपनाने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश
पूरा विश्व, ये कहेंगे कि पूरा विश्व ही आज धार्मिक कृषि को क्यों अपना लेना चाहता है और जैविक खेती क्यों अस्तित्व में आ रही है, जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी बातों पर आपने आज अध्ययन किया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, हम आपके साथ हैं। आपके लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना किया जाएगा, आपको पीछे नहीं हटना है, हम आपके साथ हैं। और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देने के बाद फिर हम दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे, फिर हम दूसरा विषय शुरू करेंगे और उसको भी चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक करके धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।